हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज गुड्स। और गुड्स का जो मतलब है वो मैंने आपको अपने पुरानी पिछली वीडियोस में बताया था कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, की जिसमें हम मनी को और एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके अलावा जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, चल संपत्ति हैं, वो जो है हमारे गुड्स का पार्ट बनती हैं। तो ये तो हो गया गुड्स के बारे में। और दूसरी की ये जो सब्जेक्ट मैटर गुड्स है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, काइंड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीके के वो हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार का वो हो सकते हैं गुड्स, तो उसके बारे में जो है वो बताया गया है। तो गुड्स जो है वो तीन बेसिक जो मेन मेजर कैटेगरीज हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं और कॉन्टिजेंट गुड्स हो सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं दे में बी स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स को जो हम तीन और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, देन फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स। तो गुड्स के बारे में आपको बता दिया मैंने कि जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स वो हमारे गुड्स में आ गए। अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में है और जो सेलर के ऑनरशिप में भी हैं, उसके पोजेशन में भी हैं, दे आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। की जो एग्जिस्ट कर रही हैं किसके पास, सेलर के पास, उसके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी ऑनरशिप में है, उसकी पोजेशन में है, फिजिकली उसके पास जो है वो अवेलेबल है, दीज गुड्स आर नोन एज existing goods की owned and possessed by the seller at the time of contract. These are known as existing गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के मैंने आपको बताया था कि तीन हिस्से हैं, एक आपका स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन गुड्स हैं, और तीसरा जो है वो अनअसर्टेन गुड्स है। दो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है कि जिन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। की जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है उस एंट्री से पहले ही आपने उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, दे आर नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। आप किसी शोरूम में गए, वहां पे जो है वो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आपके पास वहां पे 40-50 कुर्सियां पड़ी हुई हैं सेलर के पास, उसमें से आपने जो खरीदनी है आपने वो 5 कुर्सियां जो है वो पहले आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया। तो उस कुर्सियों को जो आपने आइडेंटिफाई किया है पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा असर्टेन गुड्स, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेलर के साथ कि मुझे जो है वो ये 5 कुर्सियां चाहिए, बट वो 5 कुर्सियां आपने पहले नहीं आइडेंटिफाई की, आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कि जो है इसमें से 100 में से मुझे जो है वो 5 कुर्सियां खरीदनी है, ठीक है, सेलर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और साथ ही जो है फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो 5 कुर्सियां जो है वो अलग से छांट के रख ली, दैट इज नोन एज असर्टेन गुड्स। कि जिनको आपने डिटर्मिन कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, बट आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ और साथ साथ जो है आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, दे आर असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स, जिनको डिटर्मिन नहीं किया है, दे आर नॉट आइडेंटिफाइड, कि उनको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो है उसमें 100 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो 100 कुर्सियां पड़ी हुई हैं और आपने जो है वो सेलर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 5 कुर्सियां चाहिए। अब वो 5 कुर्सियां कौन सी हैं, 100 में से कोई भी 5 हो सकती हैं, तो उस केस में हम कहेंगे दैट इज अनअसर्टेन गुड्स। कि 100 कुर्सियां पड़ी हैं, 100 में से आपने कहा कि मुझे 5 कुर्सियां चाहिए, तो वो जो 5 कुर्सियां उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, अलग नहीं किया, तो उनको अनअसर्टेन गुड्स कहेंगे। और अगर वो 5 कुर्सियां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले आपने आइडेंटिफाई कर ली तो वो स्पेसिफिक गुड्स होगी, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था साथ ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो असर्टेन गुड्स हो गया। और इन केस की जब उनको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है और आपने कहा कि मुझे 100 में से जो भी उसके पास 100-50 जितने भी पड़ी हैं उसमें से आपने कहा मुझे 5 कुर्सियां लेनी है, आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, सेपरेट नहीं किया, तो वो अनअसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। हाँ, जैसे ही आप उन 5 कुर्सियों को उन 100 कुर्सियों से अलग निकालते हो तो वो अनअसर्टेन गुड्स जो है वो असर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जिसकी ऑनरशिप, जिसका पोजीशन जो है वो सेलर के पास होता है, दे आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। तो ये जो हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन सेकंड जो है वो दैट इज नोन एज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब है कि दे आर नॉट एक्वायर्ड बाय द, दे हैव टू बी एक्वायर्ड, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर। कि सेलर ने या तो उनको अभी प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, या कहीं और से एक्वायर करना है, दे आर नोन एज फ्यूचर गुड्स। की दैट मीन्स कि इन
एट प्रेजेंट वो गुड्स जो है वो सेलर के पास एग्जिस्टेंस में नहीं है, कि उसके पास वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, या तो उनको भी प्रोड्यूस करेगा या उनको मैन्युफैक्चर करेगा या फिर जो है उसको कहीं से एक्वायर किया जाएगा, तो उनको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। और इन केस की अगर फ्यूचर गुड्स की केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको हम एग्रीमेंट ऑफ सेल की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो जो भी आपके फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एग्रीमेंट टू सेल की कैटेगरी में लिया जाएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, सेलर के पोजीशन में नहीं है, सेलर के पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, तब तक जो है वो उसको बायर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन केस की अगर वो आपस में जो है उसको क्लेम भी करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये परपर्ट करते हैं कि ये जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो वो जो है वो उसको हम लॉ की नज़रों में उसको जो है वो प्रेजेंट सेल नहीं माना जा सकता, वो हमेशा जो है वो एग्रीमेंट टू सेल ही रहेगा इन केस की अगर आप फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं। मतलब उसकी पोजेशन से पहले, उसकी ऑनरशिप सेलर के पास होने से पहले जो है वो सेलर बायर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स की जो किसी कॉन्टिजेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि किसी इवेंट के ऊपर, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड्स सेलर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो कॉन्टिजेंसी, वो कंडीशन जो है वो पहले से डिफाइंड है कि ये कंडीशन पूरी होगी तब वो गुड्स जो है वो सेलर के पास आएंगे और उसके बाद जो है वो बायर को ट्रांसफर किए जाएंगे, उसकी ऑनरशिप जो है उसके बाद ट्रांसफर की जाएगी। तो एज सच जो कॉन्टिजेंट गुड्स है दे आर ट्रीटेड एज फ्यूचर गुड्स, की फ्यूचर गुड्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि अभी सेलर के पास जो है उसका ना तो पोजीशन है ना उसकी ऑनरशिप है। इन फ्यूचर जब वो गुड्स की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी तब वो जो है वो सेलर के पास उसकी ऑनरशिप आएगी और तभी जो है वो सेलर उसको बायर को ट्रांसफर कर सकता है। बट इन केस की वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है, सेलर के पास वो राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सेलर को जो है वो पोजेशन नहीं मिलता है, उसकी ऑनरशिप नहीं मिलती है गुड्स की, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा। बट अदरवाइज जो है वो फिर वो क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस कंडीशन के ऊपर, और अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तब फिर जो है वो सेलर को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो गुड्स की तीन कैटेगरीज हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट। एग्जिस्टिंग का मतलब कि जो सेलर के पास अभी एट प्रेजेंट है, उसके पास, सेलर के पास उसका पोजीशन भी है, उसकी ऑनरशिप भी है, चाहे वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, असर्टेन्ड हो सकते हैं, अनअसर्टेन्ड हो सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स को एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। स्पेसिफिक और असर्टेन की मतलब जिसकी डिटर्मिनेशन होगी, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होगी है कि आपने उसको अलग से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सामान जो है वो बायर ने खरीदना है, तो वो जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनको हम स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और अनअसर्टेन का मतलब है कि जिनको अभी क्लासिफाई नहीं किया गया, स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया, जितना भी लॉट पड़ा है उसी लॉट में से कह दिया गया कि मुझे इतनी यूनिट्स चाहिए, तो उसमें से कौन सी स्पेसिफिक आइटम्स, कौन सी स्पेसिफिक यूनिट्स मिलेंगी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। बट जैसे ही उनको डिटरमिन कर लिया जाएगा, जिनके जैसे उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो वो अनअसर्टेन गुड्स जो है वो सर्टेन गुड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अनअसर्टेन गुड्स सर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस लॉट से डिफरेंशिएट कर लिया, उस लॉट से अलग निकाल के रख लिया। मान लो 100 कुर्सियां पड़ी थी, 100 बैग पड़े थे आपके पास, 100 बैग में से आपने निकाल के अपने 5 बैग अलग के रख लिए निकाल के, तो जो 5 बैग आपने अलग निकाल के रखे हैं वो असर्टेन गुड्स बन गए। और अगर वो 5 बैग्स उन्हीं 100 बैग्स के साथ मिक्स हैं, 100 चेयर्स के साथ ही मिक्स हैं, वो आपकी 5 कुर्सियां 10 कुर्सियां जो आपने लेनी है, तो वो आपकी अनअसर्टेन गुड्स हैं, कि जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सी आइटम, कौन सा पीस जो है वो आप लेने वाले हैं या लेंगे। ठीक है, तो और फ्यूचर गुड्स जो अभी तक सेलर के पास जिसका ना पोजीशन है ना ऑनरशिप है, दे आर नोन एज फ्यूचर गुड्स। दैट मीन्स कि इन फ्यूचर सेलर ने उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है या एक्वायर करना है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। और कॉन्टिजेंट जो किसी स्पेसिफिक अनसर्टेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ प्रोविजंस की इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन है या पेरिशिंग है, तो इसको हम इसको डील किया जाता है सेक्शन 7 एंड 8 में जो है वो इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात आती है, पेरिशिंग ऑफ गुड्स की बात आती है, तो पेरिशिंग ऑफ गुड्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी फिजिकल डिस्ट्रक्शन से नहीं है, बल्कि उसमें ये चाहे वो उसका लॉस बाय थेफ्ट है या फिर जो है वो एक कमर्शियल कंडीशन में नहीं है, मर्केंटेबल कंडीशन में नहीं है, कमर्शियल सेंस में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं गुड्स, तब भी उसको जो है वो डैमेज और पेरिशिंग ऑफ गुड्स की कैटेगरी में लिया जाएगा। और इस केस में जो है फिर जो आपके क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम करेंगे।
बट जैसे कि ये जो गुड्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, असर्टेन या अनअसर्टेन गुड्स हैं। स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स को आप एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और सेलर के पास उसका पोजीशन और ऑनरशिप अवेलेबल है। तो उस केस में अगर गुड्स जो है वो असर्टेन गुड्स हैं, गुड्स जो है वो असर्टेन गुड्स हैं, तब उसकी जो पैरिशिंग की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैरिशिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसका इफेक्ट पड़ता है इन केस की गुड्स जो है वो स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स हैं। और इन केस की अनअसर्टेन गुड्स हैं तो फिर उस केस में जो है वो पैरिशिंग और डिस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो भी सेलर है उस सेलर को जो है वो गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे। तो अब इसके पैरिशिंग के बारे में थोड़ा सा जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पैरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एट और बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको जो आपके स्पेसिफिक गुड्स हैं, सर्टेन गुड्स हैं, उस केस में ही जो है वो आपका इफेक्ट पड़ता है उसकी डिस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बट अनअसर्टेन गुड्स के केस में जो है वो कोई भी फर्क जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो है वो 100 बैग्स आपके पास पड़े हुए हैं, 100 में से जो है वो बी ने कहा है कि मुझे 10 बैग्स चाहिए, तो वो 10 बैग्स उसने डिटर्मिन नहीं किए कौन से हैं कौन से नहीं है, कौन उसमें कोई डिटर्मिनेशन उसकी नहीं की गई है। और बेशक वो 100 के 100 बैग्स आपके जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, आग से, पानी से, किसी चोरी से, किसी भी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उसमें सेलर की तो उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उससे आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुड्स को डिटर्मिन नहीं किया गया था, अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। तो उसमें क्या होगा कि सेलर की ड्यूटी है कि वो कहीं से भी वो जो 10 बैग्स उसने लेने थे वो 10 बैग्स जो है वो अरेंज करे और वो बायर को प्रोवाइड करे। तो बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ता है। तो क्या इफेक्ट रहता है? पैरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एट और बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर जो है वो स्पेसिफिक गुड्स का नुकसान हो जाता है, उनकी पैरिशिंग हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उस केस में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि इन केस की दो चीज़ें हो सकती हैं, कि जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो इन होल की मतलब कंप्लीट टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और दूसरा है कि जो स्पेसिफिक गुड्स हैं उसका कुछ एक हिस्सा, कुछ एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट हुआ है, पेरिश हुआ है, खराब हुआ है। तो इन केस की अगर वो पूरा का पूरा जो है वो गुड्स बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही पूरा का पूरा गुड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, कि सेलर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो सामान जो है वो खराब हो चुका है, और उसकी नॉलेज के बिना जो है वो सामान पूरी तरह से पूरा का पूरा सामान खराब हो चुका है, तो आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि तो वो जो एग्रीमेंट है दैट विल बी वॉइड, कि वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बोथ द पार्टीज विल बी एट मिस्टेक, और जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक गुड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो उनको डिलीवर नहीं हो सकते, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन जाएगा। बट इन केस की अगर उसका एक हिस्सा, कुछ एक पार्ट ही जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में कि अगर उसका एक हिस्सा अगर खराब होता है तब क्या होगा, तो उस केस में क्या है कि हम देखेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, मतलब कि उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जो यूनिट्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, या फिर वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सिंगल यूनिट में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक ही एग्रीमेंट है, और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है, तो उस केस में वो जो एग्रीमेंट है दैट विल बिकम वॉइड, वो वॉइड हो जाएगा। उसमें जो है वो ना तो सेलर फिर उसको डिलीवर कर पाएगा और ना बायर उसके लिए पे करने के लिए लायबल होगा। बट इन केस की वो जो पार्ट कुछ खराब हुआ है और उसको जो है वो जो एग्रीमेंट है दैट इज डिविजिबल, उसके हिस्से हो सकते हैं, उसके पार्ट्स किए जा सकते हैं, तो जितना उसका सामान जो है वो पेरिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसको छोड़ के बाकी के बचे हुए सामान के लिए क्या रहेगा, सेलर जो है, सेलर की ड्यूटी होगी कि जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो बायर को डिलीवर करे, और बायर की भी ड्यूटी रहेगी कि जो सामान उसको मिल गया है, बचा हुआ सामान, जो भी जितनी यूनिट्स उसको मिली हैं, उस यूनिट्स के बदले में वो पेमेंट सेलर को करेगा। Then perishing of specific goods before sale but after agreement to sell, कि उनका जो है अब क्या हुआ कि एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट कर लिया, बट एग्रीमेंट होने के बाद
बाद जो है वो बट बिफोर सेल, कि जब तक वो सेल कंप्लीट हो पाती उससे पहले ही जो है वो गुड्स जो है वो डिलीवर होने से पहले ही उसकी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होने से पहले ही वो स्पेसिफिक गुड्स जो है क्या हो गया कि विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, की बिना किसी बायर के सेलर के फॉल्ट के वो सामान जो है वो खराब हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। और एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सामान था जो स्पेसिफिकली आपने आइडेंटिफाई किया हुआ था उसके लिए आपने एग्रीमेंट किया था कि इन फ्यूचर या इस कंडीशन के पूरा होने के बाद ये जो है वो सामान जो है उसकी ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर की जाएगी। बट इन बिटवीन जब आपने वो एग्रीमेंट टू सेल किया और जब तक वो सेल में कन्वर्ट हो पाता, उसके बीच में उसके दौरान अगर वो स्पेसिफिक गुड्स जो है वो खराब हो जाते हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, इन केस कि उसमें जो है वो ना तो सेलर का कोई फॉल्ट है ना कोई बायर का फॉल्ट है, कि बायर की गलती की वजह से भी नहीं ना सेलर की गलती की वजह से, ना तो सेलर की ना बायर की, उन दोनों में से किसी की गलती नहीं है और उसके बावजूद भी सामान जो है वो खराब हो जाता है, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है और वो जो है आपका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन जाता है। बट इन केस कि अगर जो है उसमें डिस्ट्रक्शन में या पेरिशिंग में या उसके खराब होने में, नुकसान होने में बायर या सेलर की गलती है, मतलब बायर या सेलर ने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई गलती की है, तो उस केस में जो भी नुकसान हुआ है दूसरी पार्टी का वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पे करना पड़ेगा। अगर सेलर की गलती है तो सेलर को जो है वो नुकसान की भरपाई बायर को करनी पड़ेगी, और अगर बायर की गलती है तो सेलर को जो है तो बायर को जो है वो जो भी नुकसान उसकी वजह से हुआ है उसकी भरपाई उसने सेलर को करनी है। तो दैट इज पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एक तो कि बायर और सेलर का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और जो सामान का नुकसान हुआ है वो एग्रीमेंट टू सेल के बाद बट बिफोर सेल, कि उसके एग्जीक्यूशन से पहले एग्रीमेंट टू सेल के बाद जो है वो नुकसान हुआ है, और उसमें बायर और सेलर का अगर इनकेस कोई डिफॉल्ट, कोई फॉल्ट, कोई गलती नहीं है तो फिर जो है उस एग्रीमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं और वो वॉइड बन जाता है। बट इनकेस कि अगर जो है बायर या सेलर कोई फॉल्ट करते हैं जिसकी गलती की वजह से वो नुकसान होता है, तो फिर उनको जो है वो दूसरी पार्टी को भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।